नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने T-90 मेन बैटल टैंक्स को अपग्रेड करने का प्लान बनाया जा रहा है और इसमें स्पेशली अभी T-90 टैंक्स की मेन गन को अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। अभी तक T-90 टैंक्स का मेन गन लगभग 600 mm तक की डेप्थ को पेनिट्रेट करने वाला एमुनिशन को फायर कर सकता है, लेकिन आजकल मॉडर्न मेन बैटल टैंक के लिए ये काफी माना नहीं जा रहा है, क्योंकि आजकल दुश्मन के पास एडवांस आर्मर सिस्टम जैसे कि कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर सिस्टम मौजूद होते हैं। इस वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी T-90 टैंक्स को नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड के राउंड को फायर करने लायक बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी 800 mm से लेकर 1000 mm तक होने वाली है। इस अपग्रेड के लिए T-90 टैंक्स के 125 mm स्टैंडर्ड की स्मूथ बोर गन को सबसे पहले स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, जिसके बाद वो हायर प्रेशर और ज्यादा पेनिट्रेशन वाले एमुनिशन को फायर करने में सक्षम होने वाला है। साथ ही टैंक को न्यू जनरेशन की APF SDS एमुनिशन को फायर करने के लिए भी कॉम्पेटेबल बनाया जाने वाला है। इस अपग्रेड के बाद T-90 का पेनिट्रेशन पावर 600 mm से बढ़कर 800 mm से 1000 mm तक हो जाएगा, जिससे मॉडर्न आर्मर व्हीकल के खिलाफ इसका इफेक्टिवनेस बना रहेगा। ये अपग्रेड T-90 टैंक को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशन के लिए और भी ज्यादा लीथल बनाने वाला है और भारत के पास अभी 1100 से ज्यादा T-90 टैंक्स मौजूद है, जिनको अभी के लिए इंडियन आर्मी का बैकबोन माना जा सकता है और अभी इन टैंक्स को अपग्रेड करना इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL की तरफ से अभी अपने स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर हैदराबाद की तरफ से अगस्त 2025 में एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यानी कि RFQ को इशू किया गया। यह RFQ भारत के क्लास 1 लोकल सप्लायर के लिए इशू किया गया, जिसके अंदर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन यानी कि UHM हेलीकॉप्टर के लिए AESA रडार सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने की बात की गई है। इस AESA रडार को UHM में इंटीग्रेट करके इसको सी सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और रिकॉनेस जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जाने वाला है। यह रडार एक ऑल वेदर और डे नाइट कंडीशन में काम करने वाला रडार होने वाला है और इंडियन नेवी को इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ऑपरेशनल रीच को इंक्रीज करने में मदद करने वाला है। UHM पहले से INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहा है और AESA रडार इसके मिशन को और भी इफेक्टिव बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। इस नई रडार का रेंज लगभग 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होने वाला है और एक बैंड और KU बैंड की फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करने वाला है। इस रडार को लाइटवेट डिजाइन को ध्यान में रखकर अभी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि UHM हेलीकॉप्टर की पेलोड लिमिट के अंदर इसको फिट किया सकेगा। इंडियन नेवी के पास अभी कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसमें से 24 UHM वेरिएंट है, जिनको अभी कोस्टल और ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चाइनीज सबमरीन एक्टिविटी और पाकिस्तान के ड्रोन जैसे एसिमेट्रिक थ्रेट के कारण से इन हेलीकॉप्टर की रडार कैपेबिलिटी को अभी और भी बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होने लगा है। इसमें लगा हुआ करंट रडार सिर्फ 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि नया AESA रडार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज में दुश्मन की सरफेस वेसल, स्पीड बोट्स और ड्रोन्स को ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट इजिप्ट और भारत के मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्टियन एयरफोर्स की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक टैक्टिक्स को स्टडी करने के लिए खास रुचि दिखाया जा रहा है। यह अनाउंसमेंट उस वक्त आया जब इंडियन एयरफोर्स के 5 Su-30 MKI फाइटर जेट इजिप्ट में अभी मौजूद हैं, जहां पर वो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 25 में पार्टिसिपेट करने के लिए इजिप्ट के गश्त पर गए हुए हैं। ये एक्सरसाइज इजिप्ट की तरफ से होस्ट किया जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाने की कोशिश किया जाने वाला है। अभी पता चला कि इजिप्टियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी में खास इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। ये टैक्टिक्स हाई वैल्यू टारगेट को दुश्मन की टेरिटरी में जाकर डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसको काफी दूरी से न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने की टैक्टिक भी शामिल होता है। इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इस फील्ड में काफी एडवांस है, जिसके कारण से अभी इजिप्ट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल मेथड को अपनी डॉक्ट्रिन के अंदर शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है।
इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक मिशन में अभी मोस्टली Su-30 MKI और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इजिप्टियन एयरफोर्स के पास पहले से रफाल मौजूद है और वो MiG-29 का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स के टैक्टिक्स को अपनाकर अपने ऑपरेशन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश अभी करना चाहते हैं। खास करके वो अभी रफाल की डीप स्ट्राइक मिशन को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। अब इजिप्ट में होने वाली ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये एक बाइनेशनल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो मोहम्मद नगवी मिलिट्री बेस इजिप्ट में किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट, टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ इस एक्सरसाइज में इजिप्टियन एयरफोर्स और बाकी अलाइड फोर्सेस के साथ जॉइंट मैन्यूवर्स करने वाले हैं, जिसमें मेन फोकस अभी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, एयर टू एयर कॉम्बैट और कोऑर्डिनेटेड मिशन पर होने की उम्मीद किया जा रहा है। बताया गया कि इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI अपने कॉम्बैट स्किल्स को दिखाने के अलावा इजिप्टियन एयरफोर्स को लाइव ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया जाने वाला है, जो कि खास करके उनके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के बारे में है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अपने आर्मर्ड फ्लीट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अभी एक एम्बिशियस प्लान को अनाउंस किया जा रहा है। इस प्लान को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV प्रोग्राम या प्रोजेक्ट रंजीत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर लगभग 1800 के आसपास नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो पुराने सोवियत एरा T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी लगभग 60,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और FRCV टैंक को 3 फेज में अभी इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हर फेज में इन टैंक्स में और भी बेहतर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा। पहला फेज जो है वो 2030 के आसपास स्टार्ट होने का उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें इन टैंक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। एस्टिमेशन के मुताबिक इसकी इनिशियल डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप को बनाने में मिनिमम 4 से 5 साल का समय लगने वाला है, जबकि फुल स्केल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में और 1 से 2 साल लगने की उम्मीद किया जा रहा है। FRCV टैंक का सबसे बड़ा फीचर ये भी होने वाला है कि ये टैंक्स UAV और सैटेलाइट नेटवर्क के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होकर ऑपरेट करने वाला है, जिसमें रियल टाइम रिकॉनेंस, सर्वेलेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए टैंक, ड्रोन, स्लॉटरिंग मुनिशन और अटैक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के साथ भी डाटा का एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा AI पावर फायर कंट्रोल सिस्टम, हंटर किलर और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग जैसे कैपेबिलिटी से ये टैंक और भी लीथल बनने वाले हैं। इन टैंक्स का वेट करीब 55 टन के आसपास होने वाला है, जिसमें वेट लिमिट को +5% के आसपास रखा जा रहा है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इसकी वेट को और 5% के आसपास ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसमें मिनिमम 120 mm स्टैंडर्ड का मेन गन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो APF, SDS और हाई एक्सप्लोसिव राउंड को फायर करने में सक्षम होने वाला है। साथ ही प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, एडजस्टेबल नॉन एक्सप्लोसिव आर्मर के साथ साथ बेली प्रोटेक्शन सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि आईडी और माइन से टैंक को बचाने का काम करने वाला है। इसके अलावा टैंक्स में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और CVRN डिफेंस भी मौजूद होने वाला है, जो कि मल्टी स्पेक्ट्रम थ्रेट के खिलाफ काफी इफेक्टिव होने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की एरोनॉटिकल सिस्टम के डायरेक्टर जनरल के राजालक्ष्मी मेनन की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया कि भारत का इंडिजिनस कावेरी इंजन जल्द ही मैंड प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंड एयरक्राफ्ट या मैंड प्लेटफॉर्म कोई और एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस होने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि इससे कावेरी इंजन का एंड टू एंड डेवलपमेंट लूप कंप्लीट होने जा रहा है और इससे टीम को लास्ट माइल कॉन्फिडेंस भी मिलने वाला है। ये टेस्ट दुनिया को दिखाने वाला है कि भारत अपना जेट इंजन डिज़ाइन, डेवलपर, मैन्युफैक्चर कर सकता है। मेनन की तरफ से भी बताया गया कि HAL की तरफ से भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ कई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के साथ भी डिस्कशन कंप्लीट कर लिया गया है। अभी कावेरी इंजन का तेजस में टेस्ट होना इसलिए भी जरूरी होने वाला है क्योंकि इससे भारत को फॉरेन इंजन जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक की 404 या फिर 414 सीरीज के इंजन के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कैंपेन को बूस्ट करने वाला और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने वाला है। अभी के हालात में हम तेजस और हमारी बाकी किसी भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के लिए फॉरेन इंजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। खास करके हम यूनाइटेड स्टेट की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाए जा रहे F404 और F414 सीरीज के इंजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इन दोनों इंजन के ऊपर हमारी सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी भारत और US के बीच बिगड़ते हुए रिलेशन को देखते हुए हमें अभी यूनाइटेड स्टेट के इंजन का एक अल्टरनेटिव को तलाश करने की जरूरत महसूस होने लगा है और ऐसे में कावेरी इंजन प्रोग्राम को रिवाइव करना हमारे लिए सबसे बड़ी आइडियल चॉइस होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।